नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ध्यान रखेंगे YouTube प्लेटफॉर्म का। और जैसा कि बजट आया हुआ है और एक टैक्स है जो काफी दिनों से चर्चा में था बजट से पहले। बजट तो निर्मला जी ने 23 जुलाई को पेश किया है, ठीक है, एक प्रकार से पूर्ण बजट के तौर पर जो 24 और 25 के लिए काम करेगा ना। तो ध्यान रखेंगे ना, कुछ चीजें जो ऐसी बजट को भी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं उसको भी आप सबको समझाएंगे पढ़ाएंगे। देख लेते हैं कैसे पढ़ना सही रहेगा, लाइव या फिर बिना लाइव पढ़ेंगे आप ना। तो इसी में एक टैक्स है जिसका नाम है एंजल टैक्स। यहां देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एंजल टैक्स। इसको हिंदी में भी श्रीमान जी यही बोलेंगे, एंजल टैक्स या एंजल कर कह सकते हैं, और कोई मतलब नहीं। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा कि एंजल टैक्स का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है स्टार्टअप कंपनियों से। किससे है? स्टार्टअप स्टार्टअप कंपनी। बाकी आज हम आपको इसमें डीप में समझाएंगे ना, इसके क्या बेनिफिट थे, क्या नुकसान थे, क्यों लाया गया, अब बजट में इसको क्यों हटाया गया। तो इसका संबंध किससे है? स्टार्टअप कंपनियों से। याद होगा जो नई नई स्टार्टअप कंपनी, जैसे आपने सुना होगा स्विगी है, जोमेटो है, ठीक है, ऐसे ही मालूम चला जो है बायजूस अभी थी वो हट गई, ठीक है, ऐसे मतलब फिजिक्स वाला, इस प्रकार के कुछ यूनिकॉर्न कंपनियां थी जिनको स्टार्टअप कंपनी कहते हैं। आज यूनिकॉर्न क्या होता है वो भी समझाएंगे आपको। तो एंजल टैक्स का मतलब एक प्रकार का ये कर है, ठीक है, एक प्रकार का ये जब इन्वेस्टमेंट करेंगे निवेशक के तौर पे देखा जाए तो कर है, ये आयकर नहीं है। एक प्रकार से जब आप निवेश करते हैं तो आपकी निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कर वसूल करते हैं। तो पूछा जाएगा एंजल टैक्स कब भारत में स्टार्ट किया गया? 2012 में, ठीक है। किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा ना, क्लियर पॉइंट हो गया। प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा, उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर थे जब इसको बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। किस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया वो वजह भी मैं बोलूंगा आपको, क्योंकि कहीं टैक्स में धांधली ना हो, ब्लैक मनी ना आ जाए, इन सब मामलों के लिए उस समय की स्कीम थी। लेकिन ये जो नई गवर्नमेंट है, या तीसरी गवर्नमेंट मोदी जी की बनी है थर्ड टर्म के लिए, इन्होंने क्या किया है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कि स्टार्टअप और ज्यादा बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार बढ़ेगा, जीडीपी में उछाल आएगा। तो इस वजह से एंजल टैक्स को हटाना जरूरी था। और कई समय से जो स्टार्टअप कंपनियां थी वो डिमांड भी कर रही थी कि एंजल टैक्स को हटना चाहिए। तो एक प्रकार का है तो ये कर ही, लेकिन क्या लिखा है, जब कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता है, जब कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता, अपने देश में नहीं, फॉरेन से जब कोई इन्वेस्टमेंट हासिल करेगा तो, ठीक है, तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते हुए उस पर 30% का टैक्स लगता है। कितना लगेगा टैक्स? 30%। इसी टैक्स को क्या बोलते हैं? एंजल टैक्स कहा जाता है। क्लियर हो गया? किस पर लगेगा? स्टार्टअप कंपनियों पर। ये लिख दिया हमने, यानी ये निवेश और स्टार्टअप कंपनियों तब जब कोई निवेश कहां से हासिल करेंगे? विदेशों से। भारत में कोई पैसा ले रहे हैं, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे चीन से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, किसी अदर कंट्री से ले रहे हैं, तो अब उस माध्यम से उसको आय मानते हुए, अभी हम समझाएंगे आपको एग्जाम्पल देके कितनी, जैसे उसकी फेस वैल्यू कितना लिया नहीं लिया, तो उस पर कितना टैक्स लगता है? 30%। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, एंजल टैक्स का संबंध किससे है? एंजल टैक्स भारत में इंट्रोड्यूस कब किया गया, किसके द्वारा मतलब किया गया, हटाया कब गया? तो हट तो 2024 में रहा है ना, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक, ये बात हो गई। अब देखते हैं ये पॉइंट, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है देखो, अब पॉइंट हमारा क्या है? अब पॉइंट हमारा ये है, ये समझो, जैसे एग्जाम्पल समझो, अपनी फेयर वैल्यू से, या जो उसकी एक बेस वैल्यू है फेयर वैल्यू से, जितनी अधिक राशि स्टार्टअप कंपनियां,
किसी एंजल निवेशक से जुटाता है। एंजल निवेशक मतलब विदेशी, एक प्रकार से एंजल का मतलब होता है देवदूत, ठीक है। एंजल निवेशक से जुटाता है, उस पर एंजल टैक्स वसूला जाता है। एक एग्जाम्पल समझो, मान लिया किसी स्टार्टअप की फेयर वैल्यू क्या है भाई, किसी स्टार्टअप की जो फेयर वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए है, उसकी फेयर वैल्यू क्या है, 1 करोड़ रुपए है। अब उसने क्या किया, और वो 1.5 करोड़ रुपए एंजल निवेशकों से जुटाता है, यानी उसने विदेशों से विदेशों से उसने क्या ले लिया, 1.5 करोड़ रुपए जुटाए किसी भी प्रकार से, कोई स्टार्टअप कंपनी। क्लियर हो गया। स्टार्टअप कंपनियां सेबी से लिस्टेड नहीं होती, ये अनलिस्टेड हैं सब, तभी थोड़ा सा तो इसमें प्रॉब्लम होती है, कहीं ब्लैक मनी ना ले आए, पैसा दाएं बाएं ना हो जाए। भाई सरकार का तो प्लान है कि टैक्स सिस्टम में सबको लाना, यहां तक कि जो भी नागरिक जिसकी थोड़ी भी इनकम होती है उसको टैक्स के दायरे में लाइए, जिससे डेटा कहीं ना कहीं हमारे पास भी हो। तो विदेशों मान लीजिए उसने 1.5 करोड़ रुपए मतलब अर्न कर लिए ना, तो अब क्या होगा, इस पर क्या दिया जाएगा, इस पर लिया जाएगा 30% टैक्स। तो मतलब कहने का कितना बनेगा, 50 लाख रुपए उसका क्या बन गया, वो उसका बन गया एंजल टैक्स। क्लियर हो गया पॉइंट, यही लिखा है। 50 लाख रुपए वो एंजल टैक्स किसको देगा, भारत सरकार को देगा, इनकम टैक्स को देगा। कौन देगा, जिस स्टार्टअप कंपनी ने विदेश से निवेश के लिए पैसा जुटाया है, जितना जुटाया उसका 30%, भारत में लिया कोई मतलब नहीं। ये पॉइंट क्लियर, क्या लिखा है, ये टैक्स सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लागू किया था, याद आया। मतलब कहने का है कि कहीं किसी प्रकार से ब्लैक मनी, अवैध पैसा ना ले आओ, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का कॉन्सेप्ट ना ले आओ। इसके अलावा इस टैक्स की मदद से सभी बिजनेस को टैक्स के दायरे में लाने का प्रयास किया गया। कहा भाई बिजनेस कोई भी हो, चाहे स्टार्टअप हो और चाहे स्टार्टअप के अतिरिक्त हो, सभी एक प्रकार से टैक्स के दायरे में होने चाहिए, ठीक है। अब क्या बात हो गई, फिर यहां देखो क्या लिखा है पॉइंट, ये सारी प्रक्रिया, ये जो एंजल टैक्स लाया गया आखिर इसको कहीं ना कहीं तो जोड़ा गया होगा, ये सारी प्रक्रिया आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा सेक्शन 56(2), ठीक है, 7th B के तहत इसको शामिल किया गया। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ ले क्वेश्चन ना, तो इनकम टैक्स एक्ट में ही इसको जोड़ा गया है एंजल टैक्स को। आखिर ये कहां पढ़ेंगे लोग, क्या समझेंगे, कोई जैसे विवाद होता है तो कैसे समझाएंगे इसको। अब इसके बाद क्या है, अब पॉइंट आता है, अब पॉइंट आता है कि अगर एंजल टैक्स समाप्त हो गया, एंजल टैक्स अगर समाप्त कर दिया गया तो इससे क्या फायदा होगा। आखिर एंजल टैक्स मतलब हटाया गया ना, तो इससे क्या फायदा होगा, तो इससे ये फायदा होगा कि भाई देखिए क्या फायदा होने वाला है। तो वर्ष 2012 में टैक्स लगाते समय सरकार की ये सोच थी, जब इसको 2012 में प्रणब मुखर्जी जी ने इंट्रोड्यूस किया तो उनका क्या तर्क था, क्यों लगाया। कहा बाहरी निवेश की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है, हो सकता है विदेशी निवेश के बहाने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहे हो आप, टैक्स देने नहीं आपको। जानकारों का कहना है कि एंजल टैक्स को समाप्त करने से स्टार्टअप को फंड जुटाने में सुविधा मिल जाएगी। क्लियर हो गया भाई, एंजल टैक्स है नहीं तो जितना चाहो उतना फंड क्या करो, मतलब एक्वायर्ड करो। स्टार्टअप अब इनोवेशन पर अधिक खर्च कर सकेंगे, जो स्टार्टअप है वो नए नए इनोवेशन पे पैसा ज्यादा खर्च करेंगे, और रोजगार में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। क्लियर हो गया पॉइंट। एंजल टैक्स की वजह से नए स्टार्टअप को फंड जुटाने में कठिनाई होती थी, और वो विदेश से फंड जुटाने वालों को शक की नजर से देखा जाता था कि ये पैसा कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तो नहीं ले आए, ऐसा तो नहीं ले आए ना। इस तरह के पॉइंट है ना, तो ये एक प्रकार का एंजल टैक्स है जो स्टार्टअप कंपनियों पे लगता था, उनको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसी में एक पॉइंट और हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 2 मिनट का पॉइंट है, वो है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, तो पहले समझेंगे यूनिकॉर्न किसे कहते हैं, समझिए उसको। ऐसे स्टार्टअप
जिनका बिजनेस 1 अरब डॉलर या 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा, जो बिजनेस है, व्यापार है, ठीक है, वो 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, जिनका मार्केट वैल्यू या बिजनेस 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, उनको ही क्या कहा जाता है? यूनिकॉर्न कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? आप समझेंगे कि एक रिपोर्ट भी आई है, ये तो यूनिकॉर्न हो गया। एक होता है सूनिकॉर्न, जिनको बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बनने की उम्मीद होती है। तो खैर अभी यूनिकॉर्न पढ़िए किसे कहते हैं। मतलब यूनिकॉर्न ऐसी कंपनी या ऐसे स्टार्टअप जिनका बिजनेस 1 अरब डॉलर से ज्यादा। क्लियर हो गया पॉइंट? अपनी भाषा समझेंगे तो आप समझिए जो भी रेट चल रहा हो डॉलर का, इतने करोड़ से ज्यादा। जैसे हमने कहा बायजूस, फिजिक्स वाला, ठीक है, ये सब क्या बन गए? यूनिकॉर्न बन गए। यानी इनका जो बिजनेस है वो 8,300 करोड़ से ज्यादा है। स्विगी है, जोमेटो है। तो भारत में प्रेजेंट टाइम में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है? यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है? तो ये नहीं भूलेंगे, 67। जो संख्या है वो कितनी है? यूनिकॉर्न की वो संख्या है 67। ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न, ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न है उनकी बात कर लेते हैं। हुरुन ग्लोबल एक रिपोर्ट आई है, एक एनजीओ टाइप का, हुरुन ग्लोबल रिपोर्ट 2024, ठीक है, इसके आधार पर सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप है, मैक्सिमम स्टार्टअप वाले देश या अधिकतम स्टार्टअप वाले देश, ठीक। तो इसमें क्या है? नंबर 1 पे कौन आता है? अमेरिका है। नंबर 2 पे चाइना है। नंबर 3 पे इंडिया है। हालांकि कई देशों में संख्या कम हुई है, ऐसा नहीं सिर्फ भारत में ही कम हुआ है, कई देशों में इनकी संख्या में कमी आई है। सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न है वो अमेरिका में है, 703। सेकेंड नंबर पे चाइना है और थर्ड नंबर पे इंडिया है। हालांकि इंडिया में भी बायजूस हट गया तो 68 की बजाय 67 हो गए, क्योंकि नई कंपनी बनाना फिर उसको यूनिकॉर्न में ला पाना, उसका बिजनेस 8,300 करोड़। आप सोचिए, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां आप जानते हैं एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही हैं, चाहे वो कॉमर्स इंडस्ट्री फील्ड में काम कर रही, नए नए जो स्टार्टअप होते हैं, तो इसमें टाटा बिरला अंबानी नहीं आते, वो तो बिग बॉस है। लेकिन आप सोचो जो नए नए स्टार्टअप, जैसे कोई पहले बायजूस को नहीं जानता था, सब जानते, स्विगी जोमेटो आज के 5 साल पहले कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। तो ये कॉन्सेप्ट है यूनिकॉर्न। तो हुरुन ग्लोबल रिपोर्ट के आधार पर ये जो इस अधिकतम स्टार्टअप देश है, ये 2023 का आंकड़ा इन्होंने 2024 में जारी किया है। तो अधिकतम जो स्टार्टअप है अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया। इंडिया में कितने यूनिकॉर्न है? 67। घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो एंजल टैक्स और यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन 100% कंफर्म है आने वाले एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।